हाय फ्रेंड्स, ये लेक्चर एयरफोर्स नेवी एनडीए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फिज़िक्स की अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम लोग या इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेडियो सक्रियता के बारे में। ठीक है, रेडियो सक्रियता आखिर है क्या और इस पर कौन कौन से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एयरफोर्स है, नेवी है या आपका एनडीए है उसमें पूछा जा सकता है। जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे और क्या करेंगे, डीप में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आखिर रेडियो सक्रियता है क्या। तो देखिए, रेडियो सक्रियता क्या होता है। तो हमारे आवर्त सारणी में जितने भी क्या है तत्व है, अगर हम परमाणु संख्या 82 के ऊपर जाते हैं यानी लेड के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे तत्व मिलते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, तो अपने आप बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अपने आप क्या करते हैं, तो कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। मतलब कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपने में से क्या करते हैं, किरणों को उत्सर्जित करते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। और जिन तत्वों में ये ऐसा गुण पाया जाता है उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, चाहे रेडियो सक्रिय जो भी है धातु है चाहे कुछ भी उसको बोलेंगे हम लोग। तो आपको ये याद रखना है कि 82 के ऊपर यानी 82 के ऊपर जो भी तत्व आपको मिलेंगे, अब ऐसा नहीं है कि 82 के ऊपर सब में ऐसा गुण पाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ तत्वों में ऐसा गुण पाया जाता है तो उन्हीं को हम लोग रेडियो सक्रिय क्या करते हैं, तत्व कहते हैं। सब में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पहले तो माइंड में याद रखना है कि क्या रेडियो सक्रियता का गुण सब में पाया जाता है, बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ तत्वों में पाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन यही हो गया। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले खोज की थी 1896 में हेनरी बैकुरल ने। साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बैकुरल। उन्होंने क्या किया था, रेडियो सक्रियता को खोजा था। उसके बाद और दो साइंटिस्ट आए, मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड पियरे क्यूरी। उन्होंने क्या किया, एक और रेडियो सक्रिय तत्व को ढूंढ लिया, उसका नाम क्या था, रेडियम। इन्होंने जब रेडियम को ढूंढा तो रेडियम की जो रेडियो सक्रियता थी वो बाकी जो ढूंढा गया था हेनरी बैकुरल के द्वारा उससे कितनी थी, 120 लाख गुना अधिक। 120 लाख गुना क्या थी, अधिक थी। तो 3 साइंटिस्ट मेनली आते हैं रेडियो सक्रियता में। खोज का श्रेय मिलता है हेनरी बैकुरल को और आगे इसको विकसित करने का श्रेय मिलता है मैडम क्यूरी को और पियरे क्यूरी को। ठीक है, रेडियो सक्रियता आखिर घटना है क्या। इसमें क्या नाभिक का विखंडन होता है, पूछ सकता है। इसमें नाभिक का संलयन होता है या क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि नहीं, इसमें नाभिक का क्षय होता है, विखंडन नहीं होता है, संलयन नहीं होता है, सिर्फ नाभिक का क्या होता है, क्षय होता है। अब रेडियो सक्रियता में आपने पढ़ा कि कुछ वो लोग मतलब रेडियो सक्रिय जो तत्व होते हैं कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं। अब किन किरणों का उत्सर्जन करते हैं, तो मेनली 3 किरणें हैं। रदरफोर्ड ने इन तीनों किरणों को खोजा था, लेकिन रदरफोर्ड ने इनको किरण कहा था, जबकि वास्तव में ये किरण नहीं है, वास्तव में क्या है, कण है। ठीक है, अल्फा कण, बीटा कण और गामा को किरण चाहे कण हम क्या करते हैं, दोनों लिखते हैं, क्योंकि गामा जो है एक प्रकाश है और प्रकाश जो है दोनों तरह व्यवहार करता है, कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। तो गामा को आप किरण भी लिख सकते हैं या चाहे तो कण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में एग्जिट करता है, किरण और कण दोनों। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि 3 किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा, बीटा, गामा 3 को निकलती हैं, लेकिन अल्फा क्या है, कण है, बीटा भी क्या है, कण है और गामा किरण और कण दोनों में आता है। अब अल्फा की संरचना कैसे होती है वो सब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, उतना डीप में आपको नहीं जाना है। तो देखिए, सबसे पहले अल्फा कण की जो संरचना है 2He4 है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि संरचना कैसी है, तो हीलियम परमाणु की तरह नहीं है, हीलियम परमाणु के नाभिक की तरह है। जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, द्रव्यमान क्रमांक कितना है, 4 है। जैसे ये हीलियम हो गया तो नाभिक में क्या रहेगा, +4 रहेगा और बाहर 2 -2 रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो जो अल्फा कण है ये हीलियम का सिर्फ नाभिक है, ये नाभिक ही रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा। तो आपसे पूछ सकता है कि अल्फा कण किसका बना होता है। तो हम जानते हैं कि अल्फा कण जो है हीलियम परमाणु के नाभिक का बना होता है और नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के कौ है, 4 को है। तो प्रोटॉन कितना होगा, 2 होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। तो जो हीलियम जो आपका अल्फा कण है 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन से मिलकर क्या है, बना है। इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिट नहीं करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो ये आपको याद रखना है।
दूसरा क्या मेन इसमें याद रखना है अल्फा कण में, तो अल्फा कण में आपको ये याद रखना है कि अल्फा कण की जो आयनन क्षमता होती है सबसे अधिक होती है। मतलब 3 कण है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता याद रखना है, आयनन क्षमता। आयनन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। मेन चीज़ ये है अल्फा पर चूंकि प्लस चार्ज होता है, कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज, इसीलिए क्या होगा विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या होगा, विक्षेपित हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है अल्फा कण में। बीटा कण में क्या है, तो बीटा कण जो है तीव्र गति से चलने वाला क्या है, न्यूट्रॉन है। बीटा कण एक प्रकार का न्यूट्रॉन है, याद रखना है। अगर पूछता है एग्जाम में कि बीटा कण क्या है, तो बीटा कण जो है तीव्र गति से चलने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसकी संरचना कितनी है, तो इतनी है, -1 बीटा 0 लिखते हैं, चाहे -1 E0, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन 0, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बीटा कण कहते हैं सिंपल भाषा में कहा जाए तो। इसकी जो आयनन क्षमता होती है अल्फा का से 1/100 गुना होती है, यानी अल्फा का 1/100 होगा। मतलब अल्फा का अगर 100 होगा तो इसका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस पे कौन चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज होता है माइनस चार्ज होता है। ये सिर्फ किसका बना होता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बना होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं आते हैं। तीसरा है गामा किरण चाहे गामा कण। ये किसका बना, गामा कण को हम लोग फोटोन भी कहते हैं, तो ये क्या है, एक प्रकार का फोटोन है। ठीक है, और गामा कण चाहे जो किरण होता है ये ना तो इलेक्ट्रॉन से बना है और ना ही प्रोटॉन से बना है। ठीक है, और ना ही न्यूट्रॉन से, ये फोटोन का बना है। फोटोन का मतलब जो प्रकाश का कण आता है ना, उसी का क्या है आपका गामा किरण चाहे गामा कण क्या हुआ है, बना हुआ है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट यह चीज़ रखना है, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण चाहे गामा कण का होता है। ठीक है, वेधन क्षमता इसका सबसे अधिक होता है और आयनन क्षमता सबसे कम। आयनन क्षमता क्या होता है, सबसे कम होता है, और आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है अल्फा का, और इसका वेधन क्षमता सबसे क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेधन क्षमता। तो पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं, पॉइंट्स निकल के आते हैं अल्फा के लिए कि आयनन क्षमता इसकी सबसे अधिक होती है, वेधन क्षमता सबसे कम होती है। गामा में क्या होता है, वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, आयनन क्षमता सबसे कम होती है। इसका उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये बीच में है, तो इसमें आयनन क्षमता अधिक भी नहीं होती है और वेधन क्षमता दोनों से किसी से कम भी नहीं है, तो ये बीच में ही रह जाता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा के बारे में ये कुछ बेसिक्स था। अब देखिए, जब किसी परमाणु से ये अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, जैसे आपने पढ़ा कि रेडियो एक्टिव क्षय होता है। ठीक है, तो अल्फा निकलता है तो आखिर क्या होता है, बीटा निकलता है तो क्या होता है, और गामा निकलेगा तो क्या होगा, ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में वही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है कि अल्फा निकलेगा तो क्या होगा, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, और गामा निकलेगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि अल्फा अगर निकलता है तो क्या होता है, बीटा निकलता है तो क्या होगा, गामा निकलेगा तो क्या होगा। अगर अल्फा कण निकलता है, तो परमाणु क्रमांक 2, सिंपल में कहा जाए यहाँ पे लिख दे, परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान क्रमांक 4। मतलब अगर किसी तत्व से एक अल्फा कण निकल गया तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 और द्रव्यमान क्रमांक में 4 इकाई की कमी हो जाती है। मतलब परमाणु क्रमांक 2 को कम होगा, द्रव्यमान क्रमांक को होगा, 4 को होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं 84 पोलोनियम कितना है, 210 है। अगर इससे एक अल्फा कण निकल गया तो इसका परमाणु क्रमांक, तो देखिए नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्रमांक। अगर इससे एक अल्फा कण निकल रहा है तो परमाणु क्रमांक को कम होगा 2 गो और द्रव्यमान क्रमांक को कम होगा 4 गो। तो जब पोलोनियम में कितना है 84, अगर इसे 2 गो हम निकालेंगे तो क्या बचेगा, 82 बचेगा ना। तो 82 किसका होता है, लेड का, तो 82 लेड का हो गया। ऊपर कितना घटेगा, 4 गो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 206, तो 206। कौन कण निकला है, अल्फा कण। तो अल्फा कण का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2He4, तो 2He4। तो ये रिएक्शन आप याद रखें या ना रखें, आपको सिर्फ याद रखना है कि नीचे को कम हो जाएगा 2 गो, सिंपल भाषा में नीचे 2 गो कम हो जाएगा, ऊपर को कम हो जाएगा 4 गो। ठीक है, बीटा निकलेगा तो क्या होगा, तो बीटा में आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक में कोई कम, मतलब परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, मतलब एक बढ़ जाएगा,
और द्रव्यमान क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब परमाणु क्रमांक एगो बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं? नीचे वाले को। तो नीचे वाले क्रमांक को बढ़ेगा, एक बढ़ जाएगा, और ऊपर वाले क्रमांक पर क्या होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब खाली नीचे वाला मान बढ़ता है, ऊपर वाले का मान नहीं बढ़ता है। ठीक है, जैसे ये है 6 कार्बन 14, इसमें से अगर एगो निकल गया बीटा कर तो क्या होगा? 7N14 प्लस -1 बीटा 0। इसके साथ एक और कण निकलता है एंटी न्यूट्रिनो, तो उसको हम लोग लिखते हैं एंटी न्यूट्रिनो इस प्रकार। तो ये रिएक्शन आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि अगर बीटा कण निकलता है तो नीचे वाले में से एगो का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अल्फा निकलता है तो मान नीचे में घटता है 2 गो, ऊपर को घटता है 4 गो। और इसमें क्या होगा? नीचे वाले का मान एगो क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ऊपर वाले के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 14 है तो कितना रह जाएगा? 14 ही रह जाएगा। और बीटा के साथ एक और कण निकलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो। तो अगर पूछता है एग्जाम में आपके कि बीटा के साथ और किस कण और जो मतलब और कौन सा कण उत्सर्जित होता है, तो हम बोल सकते हैं एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो 2 गो हो गया। अल्फा निकलेगा तो क्या होगा? बीटा निकलेगा तो क्या होगा? अब बचते हैं गामा पर। तो गामा में कुछ याद नहीं रखना है। अगर गामा कण चाहे गामा किरण निकलता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब ना तो नीचे वाले का मान घटेगा और ना ही ऊपर वाले का मान घटेगा, क्योंकि गामा की कोई संरचना ही नहीं होती है। एक प्रकार की क्या है? तो ये जो एक प्रकार का फोटोन है यानी प्रकाश है। तो गामा किरण चाहे गामा कण अगर किसी परमाणु से निकलता है चाहे तत्व से निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक पर चाहे द्रव्यमान क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मेनली 2 को फोकस में रखना है, अल्फा और बीटा। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो देख लेते हैं। अल्फा बीटा गामा पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं। तो सबसे अगर इजी क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। अब देखिए 82 के ऊपर परमाणु क्रमांक द्रव्यमान क्रमांक याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम याद करेंगे भी नहीं। एग्जाम में वो सब नहीं पूछता है, डायरेक्टली मेन बेस थ्योरी पूछता है। ठीक है, कि आखिर निकलता है तो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये दे दिया, ऐसे इस प्रकार का दे दिया 84x210, एक सी देके पूछेगा क्योंकि परमाणु का अब 84 किसका होता है वो हमको याद नहीं करना है। अगर पूछ रहा है कि इस परमाणु से एगो अल्फा कण निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें पूछ सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कौगो बचेगा, प्रोटॉन कौगो बचेगा, न्यूट्रॉन कौगो बचेगा, चाहे इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अल्फा कण निकलेगा तो नीचे कौगो कम हो जाएगा 2 गो, और नीचे वाले को हम लोग परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो अल्फा कण निकल गया एगो, तो 84 से कितना हो जाएगा 82। तो 82 एक्स था तो एक्स के स्थान पे अब क्या हो जाएगा वाई, ऊपर क्या हो जाएगा तो ऊपर का वो कम हो जाएगा 4 को, तो ऊपर क्या हो जाएगा 206। तो इस पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन में जाया जाए तो पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं इस प्रकार कि अभी इसका परमाणु क्रमांक 84 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कौ गो है 84 गो हैं। अगर पूछा जाए कि अगर इसमें से एगो अल्फा कण और एगो बीटा कण निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौ गो बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन दोनों डाल दिया गया एक ही में, कि अगर इसमें से एगो अल्फा निकल रहा है और फिर एगो बीटा निकल जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉन कौ गो बचेंगे। क्योंकि नीचे वाले की संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एगो अगर अल्फा कण निकलता है और तुरंत बाद क्या होता है बीटा कण निकलता है, तो सिंपल है, जब एगो अल्फा कण निकलेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2 गो कम, तो 82 वाई लिख लेते हैं, ऊपर कितना हो जाएगा 206, तो 206। फिर इसे क्या निकलता है, तो फिर इसे निकलता है क्या, एगो निकलता है आपका बीटा कण। तो बीटा कण निकलता है तो क्या होता है, नीचे वाले में क्या होता है एगो मान बढ़ जाता है, तो 82 से कितना हो जाएगा 83, वाई से क्या हो जाएगा जेड, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऊपर कितना रहेगा 206। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा 83 को हो जाएगा, चाहे हम बोल सकते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी सारा पूछ सकता है कि अल्फा है बीटा है, मतलब जितना इजी से इजी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है और जितना टफ से टफ क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से क्या होता है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 और द्रव्यमान क्रमांक 4, बीटा निकलेगा तो क्या होगा परमाणु क्रमांक में सिर्फ 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी, द्रव्यमान क्रमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और गामा अगर निकलता है तो गामा के निकलने से तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, ना तो परमाणु क्रमांक पर और ना ही द्रव्यमान क्रमांक पर। तो इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और आपके एग्जाम के लिए क्या है वो इम्पोर्टेंट भी है। आते हैं इसमें दूसरे सवाल पर। तो रेडियो सक्रिया में दूसरा सवाल होता है अर्ध आयु का।
यानी हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब ये अर्धायु क्या है? नाम से स्पष्ट है, अर्धायु का मतलब होता है आधा। तो अर्धायु का डिफिनीशन होता है कि वह समय अंतराल जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो अर्धायु कहेंगे। मतलब किसी पदार्थ की मात्रा 100 ग्राम है, 100 ग्राम से उसको 50 ग्राम होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धायु कहेंगे। अब जितना टाइम लगे, या तो किसी किसी में टाइम कम भी लगता है और किसी किसी में टाइम क्या होता है? अधिक भी लगता है। ठीक है, तो किसी मतलब टाइम फिक्स नहीं है। सब परमाणु का नाभिक अलग अलग टाइप का होता है, तो सब में क्या है? ये रिएक्शन क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है। तो किसी में टाइम अधिक भी लग सकता है और किसी में टाइम कम भी लग सकता है। तो अर्धायु का मतलब होता है कि वह समय अंतराल जिसमें पदार्थ को अपने प्रारंभिक मान का आधा होने में जो समय लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्धायु कहेंगे। अब अर्धायु पे क्वेश्चन कैसे पूछता है वो हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 2 टाइप का पूछता है, एक तो परसेंट में देके और एक को साल देके। ठीक है, तो हम परसेंट वाला पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया कि किसी पदार्थ को अपने प्रारंभिक मान का 25% होने में 25% होने में कितनी अर्धायु लगेगी? 25% होने में कितनी अर्धायु लगेगी? कितनी अर्धायु लगेगी? मतलब कोई पदार्थ है तो उसके अपने प्रारंभिक मान का 25% होने में कितनी अर्धायु लगेगी, ये आपको निकालना है। तो देखिए, अगर परसेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे पदार्थ की जो प्रारंभिक मात्रा है वो 100% है। मतलब अगर परसेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या मान लेंगे? 100%। मान लेते हैं पदार्थ की मात्रा कितनी है? 100% है। परसेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको 100 मान लेना है ताकि बनाने में क्या रहे? आसान रहे। तो मान लेते हैं उस पदार्थ की मात्रा कितनी है? 100% है। हमको नहीं पता है कि इसको आधा होने में कितना टाइम लगता है, लेकिन हमको क्या करना है? तो 25% होने में कितनी अर्धायु लगेगी वो ज्ञात करना है। तो देखिए, जब ये पहली बार आधा होगा तो 100% है, तो 100% का आधा कितना हो जाएगा? 50%। यानी प्रथम अर्धायु के बाद ये कितना हो रहा है? 50%। आपको कहाँ पहुँचना है? 25% पर। तो हम क्या करेंगे? अब 50% ही हो गया। अब 50% का फिर आधा होगा, कुछ समय बाद होगा ना, तो 50% का आधा कितना होगा? 25%, तो हो जाएगा 25%। तो ये प्रथम अर्धायु था, ये कौन सा होगा? दूसरा अर्धायु। तो हम बोल सकते हैं कि जो पदार्थ है अपनी दूगो अर्धायु के पश्चात 25% में क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 100% था, जब पहला हाफ लाइफ टाइम होगा तो 100 का कितना हो जाएगा? आधा, यानी 50%। फिर उसका एक और अर्धायु होगा तो 50 का कितना हो जाएगा? 25%। तो कौ अर्धायु लगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 से कितना होगा? 50, और 50 से कितना हो गया? 25। यानी जनरली क्या लगा? 2 अर्धायु लग रहा है, प्रथम अर्धायु और द्वितीय अर्धायु। इसमें क्वेश्चन जो है आगे भी पूछ सकता है कि नहीं 25% नहीं हो रहा है, इतना परसेंट होने में कितना टाइम लगेगा? 6.25% होने में कितना समय लगेगा? तो फिर हम क्या करेंगे? इसको और आगे बनाएंगे। अभी 25% है, फिर 25% का आधा कितना होगा? तो 12.5%। तो कौ अर्धायु? मतलब प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, अब कौन सा अर्धायु होगा? तीसरा अर्धायु होगा। अब 12.5 के बाद फिर कुछ कम होगा ना, तो 12.5 के बाद कितना होगा? तो 6.25%। तो कौन सा अर्धायु होगा? चौथा अर्धायु हो गया। मतलब 4 गो अर्धायु के बाद वो कहाँ बदल जाएगा? 6.25% में क्या होगा? बदल जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है टाइम देके भी। जैसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर किसी पदार्थ की अर्धायु 10 साल है, 10 साल, मतलब क्वेश्चन में दिया है कि हाँ अर्धायु कितना है? 10 साल है, 10 ईयर है, मतलब उसको आधा होने में 10 साल का समय लगता है। तो पूछ सकता है कि उस पदार्थ को अपने प्रारंभिक मान का 6.25% होने में कितना समय लगेगा। यही क्वेश्चन को लेते हैं कि अगर अर्धायु कितना है? 10 साल है, तो उसको अपने प्रारंभिक मान का 6.25% होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे अर्धायु नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? समय, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है।
तो पूछ सकता है कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि पदार्थ की मात्रा कितनी है, 100% है। प्रथम अर्धवायु के बाद कितना हो रहा है, 50%, दूसरे अर्धवायु के बाद 25%, तीसरे के बाद 12.5% और चौथे के बाद 14.25%, यानी टोटल 4 गो अर्ध आयु लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हम लिख लेंगे अतः कुल समय 4 गो अर्धायु, यानी 4 गो अर्धायु लग रहा है। 4 तो 4 हो गया, गुना 4 और अर्धायु के बीच कौन सी का चिन्ह है, गुना का, तो गुना का चिन्ह हो जाएगा। अब अर्धायु का मान कितना दिया है, 10 साल, तो 10 से गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 40 साल। यानी 40 साल में क्या होगा, तो अपने प्रारंभिक मान का 6.25% हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, तो अर्धायु का जो भी क्वेश्चन है या रेडियो सक्रियता का जो भी क्वेश्चन है, हम यहाँ से क्या करते हैं, बनाते हैं। अब कोई एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि हमेशा परसेंट ही पूछेगा, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि किसी पदार्थ की अर्धायु मान लेते हैं, सेम क्वेश्चन 10 साल है, तो इसको अपने प्रारंभिक मान का 1/8 होने में कितना समय लगेगा। अब 1/8 पे पूछ रहा है। अब देखिए जब परसेंट वाला रहेगा क्वेश्चन तो हम क्या मानेंगे, शुरू में 100 मानेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम मान लेंगे अर्धायु कितना मान लेंगे, मतलब उसकी प्रारंभिक मात्रा कितना मान लेंगे, 1, क्योंकि क्वेश्चन किस पे है, 1 पर है, ऊपर 1 दिया है। अगर क्वेश्चन परसेंट में है तो हम क्या मानेंगे, 100। अगर क्वेश्चन 1/8 है, 1/16 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/32 है, 1/64 है, जो भी है, तो हम प्रारंभिक मात्रा कितना मान लेंगे, 1। अब यहाँ 100 और 50 नहीं आएगा, देखिए कैसे बनेगा ये। हम मान लेंगे कि पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 1 है। और प्रथम अर्धायु के बाद क्या होगा, तो ये अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। तो अभी इसका मान 1 है, एक गो अर्धायु के बाद ये क्या होगा, आधा होगा, तो 1 आधा कितना होगा, 1/2। तो एक अर्धायु के बाद ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब इसका मान 1/2 है, अब फिर क्या होगा, दूसरी अर्धायु के बाद 1/2 का आधा हो जाएगा। तो 1/2 का आधा कितना होगा, 1/4, तो 1/4। फिर तीसरी अर्धायु के बाद क्या होगा, तो फिर अपने प्रारंभिक मान का आधा हो जाएगा। तो अभी इसका मान कितना, 1/4, कितना हो जाएगा, 1/8। तो कौ गो अर्धायु लगा, 3 गो। 3 गो अर्धायु के बाद हुआ है ना, तो 1 गो अर्धायु का मान कितना है, 10 साल है। तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है, 3 अर्धायु, तो यहाँ 3 रख लेंगे और 3 से गुना करेंगे तो मान कितना आएगा, 30। यानी पदार्थ क्या होगा, 30 साल में अपने प्रारंभिक मान का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, यानी ये जो ट्रिक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जो भी क्वेश्चन है अर्धायु का चाहे रेडियो सक्रियता क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स क्या रहेगा, ओपन रहेगा, उसमें आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ताकि जो एयरफोर्स, नेवी, एनडीए चाहे और भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाए, ये वीडियो काम आ जाए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही है। थैंक यू।